स्टूडेंट्स वेलकम बैक। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि हमारा चेहरा आप लोग थोड़ा कम देख पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, चेहरे नहीं भावनाओं को पढ़िए, ठीक है। तो आपको चेहरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, भावनाओं को पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पे हम जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक दो वीडियो के बाद ये वाली चीजें सही हो जाएंगी, तो हम भी दिखेंगे और पीछे भी दिखेगा। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि हम दिख रहे हैं तो पीछे जो लिखा है वो नहीं दिख पा रहा है, और वो दिख रहा है तो हम नहीं दिख पा रहे हैं। तो जो हम पढ़ाएंगे वो जरूरी है, ना कि हमारा चेहरा दिखना जरूरी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, हम लोगों को पता है कि हम लोग की चल रही थी एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हम लोगों ने कर लिए थे। आज 7 से आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वेलकम बैक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की दुनिया में। एनसीईआरटी के जहां तक आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। आज स्टार्टिंग होनी है क्वेश्चन नंबर 8 से बेटा। कहां से होनी है? 8 से। तो बिना समय को गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। सवाल क्या है बेटा? सवाल ही तो जिंदगी है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि पूरी सवाल जिंदगी बन चुकी थी, पूरी सवाल जिंदगी ही पूरा सवाल बन चुकी थी, और जवाब खोजते खोजते उम्र गुजर गई। समझो बात को, सवाल का आनंद उठाइए, क्योंकि जिंदगी पूरी क्या है? सवाल है। आप क्यों हो, किस लिए हो, किसने आपको बनाया है, इन सारे सवालों के जवाब ही आपको पता ही नहीं है। आप बस हो, इसी बात का आपको घमंड है कि नहीं? कहते हैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, वही वाली कहानी हो गई। तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के सवाल में चलते हैं। सवाल क्या है? कह रहा है कि किसी निकाय में आवेश QA क्या है बेटा? QA है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और तथा क्या है? C तथा QB बराबर है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। दो बिंदुओं A इतने पे रखे हैं और B 0,050 सेंटीमीटर अवस्थित। समझो आपको, सवाल को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल है क्या ये समझो बेटा। दो पॉइंट हैं और पॉइंट में 3 एक्सिस लिए गए हैं। एक लिया गया है X एक्सिस और एक लिया गया है Y एक्सिस, एक लिया गया है Z एक्सिस। तभी तो निर्देशांक में 3 पॉइंट दिए गए हैं। कह रहे हैं 2 आवेश हैं। एक है QA आवेश। क्या है? QA आवेश। QA आवेश की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और जो कि कहां पे स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है बेटा? उसकी जो लोकेशन है वो है निर्देशांक के हिसाब से, वो क्या है लोकेशन? 0,0,-15, 0,0,-15, ठीक है। और एक दूसरा आवेश है QB। क्या है? QB। उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और उसकी लोकेशन क्या है? उसकी लोकेशन है 0,0,+15 सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर में नापी जा रही है दुनिया, मीटर में नहीं नापी जा रही। याद रखना, लास्ट में पॉइंट के बाद सेंटीमीटर लिखा है। क्या लिखा है? सेंटीमीटर। कह रहा अवस्थित है निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ये समझनी है बात को भावनाओं को समझो बेटा। 2 आवेश हैं, एक आवेश है QA और दूसरा आवेश क्या है? QB। क्या है? QB। और दोनों के परिमाण तो देखो समान है। दोनों के समान क्या है परिमाण? ये है 2.5-7 और ये बेटा QB की वैल्यू क्या है? माइनस है। क्या है? माइनस। QB है -2.5। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश हैं। कितना है निकाय का कुल आवेश? एक प्लस में सेम है, दूसरा माइनस में है। समझना, निकाय में 2 आवेश है, एक है QA, दूसरा है QB। एक है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरा है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। अरे निकाय में 2 आवेश हैं, सेम प्लस है सेम माइनस है, जुड़ जाएंगे घट जाएंगे, टोटल आवेश तो 0 है ना इस निकाय का। हम कहें कि आपके पास 2 रुपए थे, फिर आपके पास -2 रुपए आ गए, टोटल आवेश 0 हो गया। कितना हो गया? 0। सेम कहानी है, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के 2 आवेश हैं, दोनों का टोटल करोगे तो 0 ही तो है। इसके निकाय का जो कुल आवेश है वो तो 0 है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? पहले पॉइंट की जो लोकेशन है वो है 0,0,-15। यही है क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं,
कह रहा पहले की लोकेशन क्या है 0, 0, -15 और दूसरे की लोकेशन क्या है 0, 0, 0, 0, +15 और सेंटीमीटर में। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए दूरी का, निर्देशांक ज्यामिति का। अब कहोगे हमने तो एक्स वाई पढ़ा है, एक्स वाई में आप लोगों ने पढ़ा है अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट के दो बिंदु दिए गए हैं, एक पॉइंट को x1 बोलते हैं, दूसरे को y1 बोलते हैं, एक को बोलते हैं x2, दूसरे को y2, तो क्या होता है इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? अरे 3 आ गए निर्देशांक ज्यामिति में, x1 y1 और साथ में z1 आ गया और साथ में z2 आ गया, तो इसी में ऐड हो जाएगा प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। समझ रहे हो? आपको निर्देशांक ज्यामिति 3D में चलेगी पॉइंट वाली बात। दूरी का फॉर्मूला सेम है। अगर दो बिंदु लेते थे x1 y1 x2 y2 √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। क्लास 10th याद करो बेटा, क्लास 10th मैथमेटिक्स। अब यहां पे x y z है, दो बिंदु हैं, x y की तो कहानी नहीं है, 0 0 है, 0 0 है। यहां पे कहानी किसकी है? यहां पे कहानी है z की। अंडर रूट z2 है 15 माइनस z1 में ऑलरेडी माइनस है, माइनस प्लस 15 स्क्वायर, 15 15 30 का स्क्वायर है, रूट लगा है 30 सेंटीमीटर। आंसर आ गया, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2QL होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो 2L होती है वो टोटल दूरी होती है, सेंटर से नापी जाती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही पता चल गई 30 सेंटीमीटर है, तो सीधा सीधा वैल्यू रख दो ना L, तो क्या हो जाएगा Q इंटू R का फॉर्मूला यूज कर दे क्या? Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 और R कितना है 30 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो मीटर में रख दो, 10⁻²। ठीक है, 10⁻², और साथ कितना हो जाएगा -9 और 25 का गुणा कर दो 30 से। चलो कैलकुलेशंस आगे कर लेते हैं। कितना हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 गुणे 10⁻², -7 -2 10⁻⁻9 और 30 का गुणा होगा तो कितना 25 30 75, कितना आ गया 75 आ गया। 75 गुणे 10⁻⁻9 कूलम मीटर। ये आ गया द्विध्रुव आघूर्ण P का मान। किसका मान आ गया? P का मान। ध्यान से अगर वीडियो को देखे होगे तो समझ में आ गया होगा, नहीं देखे होगे तो समझ में नहीं आया होगा। सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल को एक बार रिपीटेंस में कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। दो आवेश थे, दोनों आवेशों की लोकेशन दी गई थी, दोनों आवेशों के परिमाण दिए गए थे। पहला सवाल था टोटल आवेश कितना है निकाय का, 0 है। दूसरा तुम्हें R का मान निकालना था, R के मान के लिए फॉर्मूला लगाना था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है, यही कहानी थी। z2 - z1 किया तो जुड़ गए, 30 का स्क्वायर हो गया, 30 सेंटीमीटर बाहर निकल आया, उसको मीटर में चेंज कर दिए, आपका आंसर आ गया P वाला। किसका आ गया? P वाला। क्लियर है कहानी? चलो सवाल नंबर 9 पर चलते हैं और सवाल नंबर 9 क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। कह रहा निकाय में दो आवेश हैं। निकाय में क्या है? दो आवेश है। एक है QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा है 2.5 -2 कूलम। दो बिंदु आवेश A0 0। अरे बेटा वही दूसरा क्वेश्चन भी 9 पे है और 8 पे है। क्वेश्चन नंबर 8 पे भी सेम सवाल है और क्वेश्चन नंबर 9 पे भी सेम सवाल है। अब हमको नहीं पता बेटा जो स्लाइड जिसने बनाई है उसके लिए दिक्कत हो गई है, तो सेम सवाल 8 नंबर पे भी है, सेम सवाल 9 नंबर पे भी है। तो अभी हम देखेंगे कि पीपीटी कौन बना रहा है। कुछ गलत काम करने हैं। अब पता नहीं 8 कौन सा है 9 कौन सा है, अपन तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा। तो 9 नंबर पे सेम है, तो 10 नंबर वाला सवाल क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, अब सिस्टम ही गड़बड़ा गया कि 8 कौन सा है 9 कौन सा है। भाई 9 पे भी सेम सवाल है और 8 पे भी सेम सवाल है। चलो 10 नंबर सवाल पे चलते हैं बेटा। 10 नंबर पे क्या है कहानी? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये जो स्टार लगा है ना, इसमें टाइपिंग एरर होता है थोड़ा सा। क्या है? कह रहा कि 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतने न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये कूलम मीटर है।
यहाँ पे मिस्टेक ये है कि किसी ने कूलम मीटर नहीं लिखा है। कह रहा है कि 4 गुणे 10 की घात -9 कूलम मीटर के द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू दी गई है। वो किस में रखा है? एक वैद्युत क्षेत्र है, कितना वैद्युत क्षेत्र है, यानी E की वैल्यू दी गई है। E की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 5 गुणे 10 की घात 4, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। परिमाण की किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर क्या है? संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का क्या करना है? मान परिकलित करना है आपको। क्लियर है कहानी? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, फॉर्मूला सोचना ही नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल में क्या होता है बेटा? टॉर्क बराबर फॉर्मूला है आपका पीई साइन थीटा। क्या है? पीई साइन थीटा। और पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 4 गुणे 10 की घात -9 और ई की वैल्यू कितनी है? 5 गुणे 10 की घात 4 और साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2, 1/2, 2 से कटा 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना आ गया आंसर? 10 गुणे 10 की घात कितना? -9 में से +4 जाएगा, कितना बच जाएगा? -5, 10 की घात -5, 10 की घात में भी तो 10 एक है, तो आ गया आंसर 10 की घात -4। यही आंसर हो गया आपका। क्या हो गया आंसर? और बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो आपका टॉर्क का मान क्या आ गया? टॉर्क का मान आ गया 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, एकदम इजी सवाल था, इसमें टेंशन लेनी ही नहीं थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने इतने -7 के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या आकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? सवाल को पहले फील करो। कह रहा है कि ऊन से रगड़े जाने पर, देखो बेटा मान लो कि ये क्या है? ऊन का एक कपड़ा है। क्या है? ऊन का एक कपड़ा है, ठीक है। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा, मान लो ये बेटा एक पॉलीथीन का टुकड़ा है। क्या है ये? पॉलीथीन का टुकड़ा। इसको अलग कलर से कर देते हैं, लोग रंगीन कर देते हैं। ये है पॉलीथीन। ये क्या है? ये है आपकी पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। और ये क्या है? ऊन का कपड़ा। ये क्या है? ऊन का कपड़ा। कपड़ा क्या कह रहा है कि जब ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा क्या पाया? ऋणावेश से पाया गया। कितना ऋणावेश है? ये है पॉलीथीन का टुकड़ा। पॉलीथीन के टुकड़े के ऊपर 3 गुणे 10 की घात -7 कूलम आवेश क्या हुआ? ऋणावेश हुआ। ऋणावेश माइनस वाला आवेश आया। और बेटा जिसके ऊपर माइनस आवेश आता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं कि जाते हैं? उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर है कहानी? पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहां से कहां हुआ है? अगर पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेश हुआ है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? इलेक्ट्रॉन गए हैं ऊन से पॉलीथीन में, तभी तो पॉलीथीन के ऊपर ऋणात्मक आवेश आया है। और ऊन के ऊपर कैसा आवेश आया है? धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश आया है। अब क्यू का मान दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, यानी पॉलीथीन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन आए हैं। पॉलीथीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उसके लिए फॉर्मूला लगा दो, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। Q की वैल्यू कितनी है? कितने कूलम आवेश है? कूलम है आवेश 3 गुणे 10 की घात -7। कितना है? 3 गुणे 10 की घात -7। और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19। दशमलव हटाओ, 30 हो गया। 10 की घात -19 को ऊपर लेके जाओ, कितना आ गया आंसर? 30/16 गुणे 10 की घात +19 हो जाएगा कि नहीं? +19 में से -7 जाएगा तो कितना बचेगा? +12। कितना बचेगा? +12। देखो 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। फिर किससे कट रहा है? 2 से, तो 8 से काट दो, 8 1 कम 8 और दशमलव 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 45, 8 छंग 48, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 पन 40 गुणे 10 की घात +12। ठीक है, ये आया है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी 1.625 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले गए? कहां से कहां चले गए? ऊन से पॉलीथीन में चले गए। दूसरा सवाल है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? संहति क्या है?
संहति एनसीईआरटी में द्रव्यमान को कहा जाता है बेटा। किसको कहा जाता है? द्रव्यमान को। द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का ही क्या है, महाभारत के जमाने में कहा जाता था संहति। क्या कहा जाता था? संहति। और सोचो, इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का द्रव्यमान तो होता ही है, चाहे वो कितना भी कम हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास अपना खुद का द्रव्यमान होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो सोचो, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो द्रव्यमान का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। और सोचो, ये है ऊन का कपड़ा। क्या है? ऊन का कपड़ा। ऊन के कपड़े का द्रव्यमान कम होगा, ऊन के कपड़े का द्रव्यमान कम होगा। और वही जो हमारा क्या है, पॉलीथिन है, पॉलीथिन का कपड़े का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस पर इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने साथ द्रव्यमान को लेकर आएंगे, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही सही, लेकिन द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है कहानी? तो यही वाला सवाल था, ये वाला जो सवाल था आपका कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को आकृत कीजिए, कर लिए थे। क्या ऊन से पॉलीथिन में संहति का स्थानांतरण होता है? हाँ बेटा, ऊन से क्या होता है? संहति यानी द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। ऊन का द्रव्यमान कम होता है, कुछ द्रव्यमान क्या हो जाता है? पॉलीथिन में चला जाता है। क्लियर है कहानी? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल आपका क्या है? देखो, कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले, विद्युत रोधी हैं, क्या है? विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। सवाल के हिसाब से रिक्वायरमेंट करते चले जाते हैं। दो तांबे के गोले हैं, दो क्या हैं? तांबे के गोले हैं, और दोनों तांबे के गोले क्या हैं? एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यदि दोनों गोलों को पृथक पृथक 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आवेश है, ठीक है, अलग अलग कितना आवेश है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम इसके ऊपर है, और इसके ऊपर भी कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम आवेश है। तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? भाई जाहिर सी बात है, समान परिमाण के आवेश है कि नहीं बेटा? जब समान परिमाण के आवेश हैं तो प्रतिकर्षण ही लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, तो समान प्रतिकर्षण करेंगे। कितना प्रतिकर्षण लगेगा? आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, F = K Q1 Q2 अपॉन R², और R की वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में। करो देखो, F = K की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू कितनी है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7, R की वैल्यू कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। और कैलकुलेशंस कर लो। क्या कर लो? कैलकुलेशंस। अगर करना है तो देखो हम ही कर देते हैं। और दूसरा सवाल क्या है? कह रहा है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में ए और बी की त्रिज्याएं नगण्य है। मतलब सिंपल सी कहानी है कि गोले क्या है? गोलों को हमें पॉइंट चार्ज मानना है। क्या मानना है? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मानना है, बिंदु आवेश मानना है। इसीलिए हमारा कूलाम का नियम क्या है? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। क्लियर है? अब दूसरे सवाल को पहले चलते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कहानी? कह रहा है कि पहले इधर से देख लेते हैं। कुछ 9 है, यहाँ 50 है। देखो इधर ही करते हैं। कैलकुलेशंस के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए थोड़ा सा। चलो रुको इसी में। देखो F = क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁹, पावर को समेट देते हैं, -7 और -7 हो जाएगा -14। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर है। तो 50 × 10⁻², 50 × 10⁻², ठीक है। पावर में अगर हम लोग 5 से काटें तो 5 × 50 और 5 से कटेगा 5 × 5, 5 × 15। इस 50 को भी काट दो, 5 × 50, 5 × 5 और 5 × 15। क्लियर है कहानी? अब दशमलव को हटा लो। अगर दशमलव को हटा लोगे
दशमलव को हटा लोगे तो 2 अंक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 14 की जगह क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। या यहाँ पे क्या कर लो, कम कर लो, देखो कैसे आ गया, 9 गुणे 13 गुणे 13 और बटे 10 गुणे 10 यानी 10 की घात 2, 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2, और यहां पावर कितनी आ गई, पावर 10 की घात 9, 10 की घात माइनस 14 और 10 की घात माइनस 2, तो माइनस 16 और प्लस 9, माइनस 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 6 और 3 9, 16 यानी 16 में से 9 चला गया, कितना बचा 7, तो 10 की घात माइनस 7 कितना बचा, 10 की घात माइनस 7। अब पावर इधर देखो, 10 की घात प्लस 2, 10 की घात माइनस 2 खत्म, 10 की घात माइनस 2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुणे 13 गुणे कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस 5। अब आप गुणा कर सकते हो, 13 गुणे 9 गुणा कर सकते हो, क्लियर है कहानी। 13 गुणे 13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, और सेम कहानी इधर हो जाएगी, 3 और 1 9 6 1 169 इंटू 9 9 81 1 8 6 नारे 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 2 और कितना हो जाएगा 6 कैरी 9 एकम 9 10 11 12 13 14 15 15 कितना हो जाएगा 1521। आंसर आ गया 1521 गुणे 10 की घात माइनस 5। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब पावर आवर इधर खिसका सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 टू दी पावर क्या कर सकते हो -5, ये कर सकते हो। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि चित्र 1.30 में एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाइए। अगर तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए जिनमें किस कण का आवेश संहति अनुपात, देखो आवेश संहति मतलब क्या है, आवेश मतलब आवेश Q और संहति मतलब द्रव्यमान M, Q/M। आवेश संहति अनुपात का मतलब है आवेश द्रव्यमान अनुपात, यानी Q/M की बात हो रही है। इनमें किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/M अधिकतम है। अब Q/M दिखाता किस चीज को है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। Q/M समझना बेटा बात को, कोई पिंड है, कोई क्या है पिंड, इसके ऊपर एक आवेश Q है, इसके ऊपर एक द्रव्यमान M है, ठीक है। इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र E में या इसके ऊपर कोई दूसरा आवेश जो बल लगाएगा, बल का मान ज्यादा होगा यदि इसके ऊपर क्या होगा, आवेश ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा, आवेश ज्यादा होगा। किसी पिंड के ऊपर जितना ज्यादा आवेश होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल। क्लियर है कहानी। तो अगर चार्ज का मान Q का मान ज्यादा हुआ तो उसके ऊपर ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा प्रतिकर्षण दिखाएगा और ज्यादा आकर्षण दिखाएगा। दूसरी चीज, अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा हुआ, M का मान ज्यादा हुआ, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान ज्यादा हुआ तो उसको ज्यादा बल लगाने पे भी वो कम धीरे धीरे खिसकेगा ना बेटा। एक मोटा आदमी है उसको तुम्हें खिसकाना है धक्का देके, एक पतला आदमी उसको खिसकाना है। जो मोटा आदमी है उसको खिसकाने में ज्यादा बल लगेगा, जो पतला आदमी उसको खिसकाने में कम बल लगेगा। तो जो Q/M है आवेश बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में है कि नहीं, द्रव्यमान का मान जितना ज्यादा कम होगा Q/M का मान उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो सोचने वाली बात है बेटा, Q/M लिखा है ना, M का मान, द्रव्यमान का मान किसी पिंड का जितना ज्यादा होगा Q/M का मान क्या होगा, उतना क्या होगा, कम होगा। M का मान जितना कम होगा Q/M का मान उतना ज्यादा होगा। और आवेश तो ऊपर लिखा है, आवेश का मान अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा होगा, Q/M का मान अगर क्या हुआ, कम हुआ तो Q का मान क्या होगा, कम होगा। अगर किसी पिंड का Q/M क्या है, अगर ज्यादा है बेटा, क्या है, ज्यादा है, तो वह विद्युत क्षेत्र या किसी दूसरे आवेश के द्वारा बल से क्या होगा, बहुत ज्यादा विक्षेपित होगा। क्या होगा, बहुत ज्यादा बल महसूस करेगा। किसी पिंड का Q/M ज्यादा है तो वह विद्युत क्षेत्र में ज्यादा क्या होगा, ज्यादा विक्षेपित होगा, यानी उसको विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा बल लगाओगे ज्यादा खिसक जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा खिसक जाएगा। Q/M की वैल्यू अगर ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, अगर Q/M की वैल्यू कम है तो विद्युत क्षेत्र क्या है,
कम है। यही सेम कहानी है देखो यहाँ पे, यहाँ पे। अब आप दिमाग लगाना बेटा, दिमाग लगाना। दो चीजें बतानी है, कह रहा है कि इनमें आवेशों के क्या दिखाने हैं, इनमें आवेशों के आपको दिखाने हैं सबसे पहले चिन्ह। तो पहले ये डिसाइड करते हैं, तीन पार्टिकल हैं, एक आवेश है पार्टिकल नंबर 1, दूसरा आवेश है पार्टिकल नंबर 2, तीसरा आवेश है पार्टिकल नंबर 3। इसमें कौन सा आवेश चिन्ह मतलब कौन सा आवेश धनात्मक है, कौन सा आवेश ऋणात्मक है। देखना, ये ऊपर की तरफ लगी है बेटा धनात्मक वाली प्लेट, नीचे लगी है ऋणात्मक वाली प्लेट। ये देखो ऊपर वाली प्लेट की तरफ पहला और दूसरा वाला क्या है, प्लेट पॉजिटिव की तरफ आकर्षित हो रहा है, आकर्षित पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। धनात्मक की तरफ वही आकर्षित होगा जो ऋणात्मक होगा। क्लियर है कहानी। यानी धनात्मक की तरफ जो भाग रहे हैं, यानी पहला पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल क्या है बेटा, ऋणात्मक है। क्या है, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि वो धनात्मक की तरफ आकर्षित हो गए ना। और तीसरा जो पार्टिकल है वो क्या है, धनात्मक है, वो क्या है, धनात्मक है। क्यों, तीसरा पार्टिकल क्या हुआ है बेटा, तीसरा पार्टिकल ऋणात्मक की तरफ आकर्षित हुआ है। किसकी तरफ आकर्षित हुआ है, ऋणात्मक की तरफ। देख लो बेटा, देख लो यहाँ पे, है कि नहीं। क्लियर कहानी है। जो पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ आकर्षित हुआ है वो ऋणात्मक होगा, यानी पहला और दूसरा ऋणात्मक आवेशित है। और जो नेगेटिव की तरफ आकर्षित हुआ है वो कैसा है, धनात्मक है। चिन्ह पता चल गए, पहले दूसरे पार्टिकल के चिन्ह क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक, और दूसरे के किस क्या है, ऋणात्मक, तीसरे वाले के, ठीक है, धनात्मक है। जो ऋणात्मक की तरफ हुआ है वो क्या है, धनात्मक है। जो धनात्मक की तरफ है वो ऋणात्मक है। अब Q/M का मान किसका ज्यादा है किसका कम है ये बताना है। Q/M का मान किसका ज्यादा है किसका कम है। जो ज्यादा आकर्षित हुआ होगा या प्रतिकर्षित हुआ होगा, ध्यान से देखना। पहला वाले का डिस्टेंस देखो, पहले वाले का डिस्टेंस क्या है बेटा, क्या है, ये है। और धनात्मक वाले से दूसरे वाले का डिस्टेंस ये है। और देखो ऋणात्मक वाले का डिस्टेंस क्या है, ये है। ऋणात्मक वाला ज्यादा आकर्षित हुआ है, क्या हुआ है, ज्यादा आकर्षित हुआ है, इसीलिए तीसरे वाले का Q/M क्या है, सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे किसका Q/M है, 1 नंबर का। और सबसे कम किसका Q/M है, दूसरे वाले का। किसका है बेटा, दूसरे वाले का। इस बात को हमेशा याद रखना। क्यों, सबसे ज्यादा आकर्षण या प्रतिकर्षण किसने दिखाया है, तीसरे वाले पार्टिकल ने। इसलिए तीसरे वाले पार्टिकल का Q/M क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। और दूसरे वाले पार्टिकल का क्या है, Q/M सबसे कम है। और पहले वाले का क्या है, दूसरे नंबर पे Q/M है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलो फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और बहुत बहुत बेटा आपका थैंक यू। क्या ये देखो, रुको रुको रुको, एक सवाल और है, अभी एक सवाल और है। क्या कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में, ई में, और ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है बेटा, देखो ई बराबर, ई वेक्टर बराबर 3 × 10³ आई कैप है। आई कैप न्यूटन पर कूलाम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग से उस पार्श्व जिसका तल क्या है, YZ तल है, क्या है, YZ तल के समांतर है, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, समझना। ये है हमारा x, ये है हमारा y, ये है हमारा x, और ये है हमारा z, इधर की तरफ, आपकी तरफ, ठीक है। ये है z। एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं बेटा। इधर की तरफ x है, ऊपर की तरफ y है, और z है आपकी तरफ। अगर हम YZ तल की बात करें तो ये मोबाइल हमने ऐसे रख दिया, मतलब ये YZ तल में रखा है। किसमें रखा है, YZ तल में। और आई कैप डायरेक्शन है विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन क्या है, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, आई कैप। क्यों, क्योंकि वो एक्स दिशा में है। किसमें है, एक्स दिशा में। समझ में आ रही बात। एक प्लेट है जो कि क्या है, जो कि क्या है, 10 सेंटीमीटर की है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा बेटा, ए का मान हो जाएगा अपना 10 × 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, अगर मीटर में चेंज करना था तो 100 × क्या कर दो, 10⁻⁴ से क्या कर दो, भाग दे दो, आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। समझना। एक प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 10⁻² मीटर स्क्वायर। YZ तल में रखी है। किसमें रखी है, YZ तल में। क्यों, YZ तल के समांतर मतलब YZ तल में रखी है। ये है प्लेट, ये है विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। प्लेट और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। समझो, ये प्लेट रखी है YZ तल में, ऐसे है Z, तो ये प्लेट रखी है ऐसे,
ये y है और ये z है, और I ऐसे गुजर रहा है। प्लेट से जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है बेटा वो 90 डिग्री पे गुजर रहा है। किस पे गुजर रहा है? 90 डिग्री से। क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। किसका निकालना है? विद्युत फ्लक्स का मान। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है EA cos थीटा। अब समझना, प्लेट से विद्युत क्षेत्र 90 डिग्री पे गुजर रहा है, तो क्या थीटा का मान 90 डिग्री है बेटा? नहीं, 90 डिग्री नहीं है। जो थीटा है ना, थीटा, थीटा किसके किसके बीच का कोण है? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण है। मतलब प्लेट के ऊपर खींचे गए अभिलंब, देखो ये प्लेट है, यहां पे समझ लेना बात को। ये प्लेट है बेटा और ये विद्युत क्षेत्र है। ये हमारा क्या है? ए है और ये हमारा ई है। लेकिन जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वो प्लेट की क्या होती है? लंबवत होती है। तो लंबवत होती है तो प्लेट के ऊपर लंब जो खींचा गया, जो कि ए वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा कितने डिग्री है? 0 डिग्री है। कितने डिग्री है? 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है, cos 0 का मान होता है 1। और फाई बराबर निकल के आ गया, फाई बराबर निकल के आ गया। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है 3 गुणे 10 की घात 3। और कितना है? ए की वैल्यू कितनी है? 10 की घात -2। क्यों बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, लेकिन मीटर में चेंज करोगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घात -2 हो जाएगा। तो ये आ गया गुणे 10 की घात -2। कितनी आ गई वैल्यू फाई की? फाई की वैल्यू आ गई 3 गुणे 10 की घात 1 यानी 10, यानी आ गया 30। फाई का आंसर क्या आ गया? फाई का आंसर आ गया 30 आ गया। क्या आ गया? 30। और क्या होता है? फाई का यूनिट क्या होती है? EA यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्लियर है कहानी? तो फाई का वैल्यू आ गई 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा भी सवाल है इसी में, अगर इसी वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है यदि तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता हो। x अक्ष से, समझना बात को, तल का अभिलंब की बात हो रही है। देखना, ये क्या है हमारा? ये हमारा x एक्सिस है। क्या है? x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस है, यानी जो कि ई वेक्टर की क्या है? दिशा है, क्योंकि आई कैप है ना ई वेक्टर की दिशा। 3 गुणे 10 की घात 3, 3 गुणे 10 की घात 3 आई कैप। तो जो x अक्ष में दिशा है वो ई वेक्टर की है। कह रहा है प्लेट का जो अभिलंब है, प्लेट का क्या है? अभिलंब। प्लेट कुछ इस प्रकार से रखी है, प्लेट कुछ इस प्रकार से रखी है, और प्लेट का अभिलंब, ठीक है, यानी ए वेक्टर, प्लेट का अभिलंब मतलब ए वेक्टर x अक्ष से थीटा कितना डिग्री बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो 60 अंश का कोण बना रहा है, तो ये है हमारा 60 डिग्री। अब प्लेट के अभिलंब की बात की गई है, मतलब थीटा का मान ही 60 डिग्री दे दिया गया है। तो लगा दो फाई बराबर EA cos थीटा। ई की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 10 की घात 3। यही है 3 गुणे 10 की घात 3। ई की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 10 की घात 3। और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 10 की घात क्या? 10 की घात -2। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। कितना आ गया? फाई की वैल्यू आ गई 30/2। 2 से कटेगा, आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आ गई आपकी फाई की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? फाई की वैल्यू। चलो, तो अब सवाल अपने क्या हुए? खत्म हुए। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। बहुत बहुत थैंक यू आपका, वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, अगर किसी सवाल में दिक्कत हुई है तो उसको दोबारा रिपीट में देख लेना। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम भी आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। मेन दिक्कत यह है कि आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, संसाधनों को ना देखते हुए, कंटेंट को देखते हुए। समझाने का प्रयास हमने बहुत अच्छे से किया है। किसी सवाल में दिक्कत हुई है तो रिपीट में जाके देख लो। ठीक है, और ये सारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्टेड होने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।